तो बच्चों, मैं जो पिछला वाला जो वीडियो तुम्हारे लिए बनाया था बजट का, जिसमें पूरा नहीं हो पाया था, उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, उसको अब दोबारा से उसमें कुछ बातें जो ऐड करनी है हमें ज़रूरी, वो लेके आया हूँ। और इसमें इस बार बजट में 2026-27 का जो बजट था, निर्मला सीतारमण जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इस बजट को रखा था। तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि जैसा कि पेपर की कटिंग को देख करके पता पड़ता है कि निर्मला सीतारमण लॉन्गेस्ट सर्विंग एफएम, मतलब प्रेजेंट रिकॉर्ड 9th बजट इन ए रो। ये एक बहुत बड़ी बात है क्या कि निर्मला सीतारमण, इनके बारे में तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इनको कब से वित्त मंत्री बनाया गया है, जिससे इन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया कि भारत का सबसे लगातार, अगर किसी ने बजट रखा है रिकॉर्ड बनाने का, लगातार रखने का, तो वो निर्मला सीतारमण के नाम हुआ। उन्होंने 9वीं बार, ये 9th टाइम लगातार बजट रखा है। इसका मतलब ये है कि ये कब से फाइनेंस मिनिस्टर हैं, 2019 से ये वित्त मंत्री हैं, और इस बार जो बजट रखा है इन्होंने 2026 में। तो इस तरह से अगर इनके इन ईयर को काउंट करें तो ये लगातार 9वीं बार एक रिकॉर्ड बनाया है। अगर इससे पहले कंटिन्यूस रिकॉर्ड रखने में जिनके नाम आते थे, तो उनमें एक सीडी देशमुख रहे हैं जिन्होंने 6 बार रखा है। इसके अलावा मोरारजी देसाई हैं, उनका एक रिकॉर्ड हुआ करता था। लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा बार, सर्वाधिक बार बजट रखने में बात करें, किसने सबसे ज़्यादा बजट रखा है, तो वो रिकॉर्ड अभी भी मोरारजी देसाई, जो 77 से 79 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री भी थे, उन्हीं के नाम है। उनका ये रिकॉर्ड 10th टाइम्स, 10 बार, उन्होंने ये 10 बार का रिकॉर्ड है, जिसको शायद हो सकता है अगर निर्मला सीतारमण अगर अगली बार भी बजट रखती हैं तो उस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी, और फिर नेक्स्ट टाइम वो इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकती हैं। तो खैर, निर्मला सीतारमण का एक पहला रिकॉर्ड महत्वपूर्ण ये है। दूसरा, अगर हम देखें कि आज़ादी के बाद भारत का पहला बजट जिन्होंने रखा था 1947 में, क्योंकि अगस्त में हमें आज़ादी मिली, तो बजट जो रखा गया था वो नवंबर में रखा गया था। तो उस समय पहले वित्त मंत्री आज़ादी के बाद जो थे, आर के षणमुखम शेट्टी नाम था, उन्होंने वो बजट रखा था। तो इस तरह हमें ये भी ध्यान रखना है कि आज़ादी के बाद पहला बजट 26 नवंबर 1947 में शेट्टी ने रखा था। और एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम सीडी देशमुख, जो आपने सुना हो सीडी देशमुख के बारे में, तो उनके बारे में भी थोड़ी आपको जानकारी दे दूँ कि सीडी देशमुख वो व्यक्ति हैं जो आरबीआई के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय के साथ साथ आज़ादी के समय पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, जो 1943 में आरबीआई के गवर्नर बने थे और 1949 तक ये गवर्नर रहे। और दूसरी बात, ये पहले आरबीआई गवर्नर रहे हैं जो देश के वित्त मंत्री भी बने। तो गवर्नर पद से जब इन्होंने छोड़ा, उसके बाद 1950 में ये देश के वित्त मंत्री भी रहे। तो इन्होंने भी लगभग 6 बार लगातार 6 टाइम्स वित्त बजट को रखा है। तो इनके नाम में भी ये पहले एक रिकॉर्ड था, 6 बार बजट रखने में, सीडी देशमुख। तो ये हमें कुछ फैक्ट्स हैं जो हमेशा ध्यान रखने हैं कि आरबीआई के गवर्नर के बाद वित्त मंत्री एक मनमोहन सिंह रहे हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री वो भी बने, प्रधानमंत्री भी बने हैं जिन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए बजट रखा था, और साथ ही साथ वो आरबीआई के गवर्नर भी थे, और उनमें से एक सीडी देशमुख का भी नाम आता है। तो अब हम आते हैं कि 2026-27 के इस बजट में जो है निर्मला सीतारमण ने ऐसी क्या खास बातें रखी जो हमारे लिए जानना जरूरी बनता है। तो ये बजट, जैसा कि हम जानते हैं कि नई बिल्डिंग जो कर्तव्य भवन के नाम से बनाई गई है, जो सचिवालय नया,
तो उसी में इस बजट को तैयार किया गया था। तो पहली बार नई बिल्डिंग में ये बजट तैयार हुआ। उस बिल्डिंग का नाम कर्तव्य भवन था। तो बजट में भी इस बार मेन ऑब्जेक्टिव्स 3 कर्तव्य नाम से रखे गए। यानी कर्तव्य भवन में जो बजट तैयार हुआ, उस बजट में 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य बजट के कौन कौन से थे? 3 कर्तव्य। उनमें पहला सतत सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो सतत आर्थिक वृद्धि, ये हमारा पहला मोटिव था। इसका मतलब ये है कि देश के विकास को तेज़ी से बढ़ाना है और साथ ही उसको लगातार बनाए रखना है। तो इसे कहते हैं सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये पहला मोटिव रखा गया। दूसरा इसमें कर्तव्य तय जो बनाया गया, फुलफिल एस्पायरेशन। इसका मतलब जो भारत का एक बड़ा वर्ग, यूथ युवा वर्ग है, या भारत का एक समूह जो अपनी इच्छाएं आकांक्षाएं रखता है पूरा करने के लिए, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना और साथ ही साथ उसे इस लायक बनाना कि वो देश की भागीदारी में प्रमुख योगदान कर सके। यानी उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल्ड को डेवलपमेंट पर फोकस करना। तो ये दूसरा कर्तव्य था। और तीसरा इस बजट का कर्तव्य था सबका साथ और सबका विकास। ये सरकार का, एनडीए का शुरू से ही अवधारणा चली आ रही है, सबका साथ सबका विकास। यानी विकास को, इसका मतलब होता है विकास को हर घर तक पहुंचाना, हर समुदाय तक इसको पहुंचाना। ये सबका तीसरा कर्तव्य तय किया गया। अब उसके बाद अगर हम इन तीनों कर्तव्यों के थोड़ा सा अलग अलग एस्पेक्ट में देखें कि किस कर्तव्य में किन किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया। जैसे पहला कर्तव्य है सतत आर्थिक वृद्धि। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में ग्रोथ अगर हमें लाना है तो हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनमें छोटे उद्योग जिनको हम एमएसएमई कहते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम्स इंटरप्राइजेस, इनको प्रमोट करने के लिए सरकार ने इसमें कुछ प्रावधान किए हैं। इसके अलावा जो आजकल जो नई तकनीकी इनोवेशन, तकनीकी क्षेत्र में जो उन्नति हो रही है, तो उसको प्रमोट करने के लिए जो सरकार ने मिशन चलाए हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि डिजिटल डिवाइस हैं वो सेमीकंडक्टर बेस्ड ज़्यादा आधारित होती हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम उन चिप बनाने में उनको डिवाइस को यूज़ किया जाता है। तो फिर इन डिवाइस इस क्षेत्र में भी सरकार का क्या खास एफर्ट रहा है। तो अगर हम इन सारे सेक्टर्स को थोड़ा सा नज़र डालें तो पहला जो कर्तव्य है जिसमें ग्रोथ को तेज़ी से करना है, तो उसमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी जो हमारा उद्योग विनिर्माण, क्योंकि हम चाहते हैं मेड इन इंडिया वर्ल्ड में ग्लोबली फेमस हो, तो इसके लिए हमें अपना औद्योगिक क्षेत्र को सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो अब इस बार के बजट में किस किस सेक्टर को ज़्यादा फोकस किया गया है। तो जैसे एक बायोफार्मा आसक्ति, मतलब मेडिकल फील्ड में जो बायोफार्मा सेक्टर है उसको सरकार ने स्पेशली फोकस किया है। जैसा कि हम इसको अलग अलग सेक्टर्स को देख सकते हैं कि बायोफार्मा में इस बार सरकार ने इसको डेवलप करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश, 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ का निवेश का प्रावधान किया गया है। दूसरा, इंडिया सेमीकंडक्टर 2.0, यानी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता पाना चाहते हैं। ताइवान, चीन जैसे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने इस सेक्टर में सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए, इसको तकनीकी रूप से इसको सॉवरजन बनाने के लिए अपने इस सेक्टर को टारगेट किया है और उसका नाम रखा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट जो है, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो डिवाइस होती हैं, जितनी भी आजकल डिजिटल डिवाइस हों या हमारे व्हीकल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का बड़े स्तर पर यूज होता है। ECM एक योजना के अंतर्गत हम चाहते हैं कि इन उपकरणों को अपने देश में ही बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको न केवल अपने देश के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे बल्कि एक्सपोर्ट हब के तौर पर भारत को पॉपुलर करना है ग्लोबली। तो इसके लिए सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में यूज होती है, वो है रेयर अर्थ मेटल्स। ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं, जिनमें जो ज़्यादातर यूज होते हैं, जैसे EV व्हीकल्स हम जो आजकल प्रमोट कर रहे हैं, या जो डिजिटल डिवाइस चिप जो बना रहे हैं सेमीकंडक्टर्स वगैरह, इनके रियल रॉ मटेरियल के रूप में ये एक ऐसा
तत्व हैं, धातु, जो बहुत कम धरती पे पाए जाते हैं, जिस पर दुनिया में अगर देखें तो चाइना एक बड़ा इसका सोर्स रखता है रेयर अर्थ मेटल का। उसी तरह भारत में इसकी मात्रा बहुत सीमित है, और स्पेशली वो साउथ के जो स्टेट हैं जैसे केरल है, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, इनमें इसकी कुछ मात्रा है। तो हम उसको कैसे अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, उसके लिए सरकार ने एक कॉरिडोर, रेयर अर्थ कॉरिडोर एंड केमिकल पार्क्स, स्पेशली इस बजट में उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में एक रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि इनका माइनिंग कर सकें, प्रोसेसिंग कर सकें और इससे मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट मिले। तो ये एक महत्वपूर्ण इस बार के बजट में। अगला हम देखते हैं कि कैपिटल गुड्स एंड कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, यानी लॉजिस्टिक क्षेत्र में जो भी हम सामान इधर से उधर ले जाते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कुछ ऐसे इक्विपमेंट बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए कंटेनर को बनाने के लिए, जिनमें हम सामान भर के लेके जाते हैं, तो उसके लिए कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का प्रावधान किया है। तो इस तरह अगला आता है वस्त्र, टेक्सटाइल वाला। टेक्सटाइल, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत कृषि के बाद अगर सबसे ज़्यादा रोजगार लोगों को जो मिलता है वो टेक्सटाइल फील्ड मतलब वस्त्र उद्योग क्षेत्र में है। और वस्त्र एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे भी आधारित है, जैसे कॉटन है, इसमें सिल्क आता है, वूलन है, और फाइबर जो जूट हुआ, सिल्क हुआ, फाइबर जो है, तो हम चाहते हैं कि सरकार इस स्पेशली जो फाइबर वाला जो टेक्सटाइल है, जिसमें सिल्क है, वूलन है, नेचुरल फाइबर के साथ साथ कुछ केमिकल फाइबर भी होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर भी होते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए सरकार ने समर्थ 2.0 ये एक सरकार का स्कीम है, जिसमें राष्ट्रीय फाइबर योजना को बढ़ावा देना है, टेक्स्ट इको इनिशिएटिव तथा क्लस्टर बेस्ड मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करना कार्यक्रम। तो एक तरह से एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम, मतलब वस्त्र से जुड़ी हुई चीज़ों को, इंडस्ट्री को एक यूनिफाइड करना, उसके लिए एक मेगा टेक्सटाइल पार्क, यानी बड़े स्तर पर इसके जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उनको डेवलप करने के लिए पार्क बनाए जाएंगे। मींस मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना का भी प्रावधान है। और इसके बाद एक इसमें आता है ग्राम स्वराज और स्पोर्ट्स गुड्स। गांधी जी का जो सपना था कि भारत एक ग्राम स्वराज या राम राज्य वाला कंसेप्ट पर काम करे, उनके राम राज्य में ग्राम स्वराज मतलब ग्रामीण स्तर पर लोगों को उनकी शासन में भागीदारी और वो अपनी समस्याओं को खुद डील करें। जैसे हमारे यहाँ ग्राम पंचायत, नगर पंचायत का प्रावधान उसी आधार पे है, बेस्ड है, तो उसी को प्रमोट करना है। ग्राम स्वराज में जैसे स्थानीय स्तर पर जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, खादी है, कुटीर उद्योग हैं, उनको प्रमोट करने के लिए सरकार स्पेशली इस बार बजट में फोकस कर रही है। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो गुड्स हैं, सामान हैं, खेलकूद से संबंधित, उनके लिए भी सरकार ने इस बार बजट में फोकस किया है। तो ये था पहला कर्तव्य, यानी पहले कर्तव्य में अभी मैंने केवल उसका एक सेगमेंट बताया है ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर हमें पहले कर्तव्य में इसके अलावा बाकी चीज़ों पर देखें तो जो हमारे कुटीर, लघु और मध्यम कैटेगरी के जो उद्योग होते हैं, जिनको हम MSME बुलाते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको मतलब इंडस्ट्री का चैंपियन के तौर पर, यानी एक ऐसा सेक्टर जो अगर डेवलप करेगा तो भारत में न केवल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देगा, बल्कि हमारा एक्सपोर्ट, हमारा डाइवर्सिफिकेशन इंडस्ट्री सेक्टर में इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए सरकार ने इस MSME को चैंपियन MSME के नाम से बुलाया है। और इसमें 10,000 करोड़ रुपए का एक SME यानी स्मॉल मीडियम जो है इंटरप्राइजेज ग्रोथ फंड, यानी इस सेक्टर को ग्रोथ कराने के लिए खास तौर पर फंड का प्रावधान, जिससे कि इसमें हाई कैपेसिटी को प्रमोट किया जा सके, इनकी गुणवत्ता को सुधारा जा सके और इनको ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाया जा सके। तो इसके लिए चैंपियन MSME विकसित करने का ये शुरुआत की है। और साथ में इसके अलावा तीसरा अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी इकोनॉमी में अगर हम चाहते हैं कि ग्रोथ मिले ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसका सबसे बेसिक फंडामेंटल आधार जो होता है वहाँ का आधारभूत क्षेत्र, जैसे रोड, रेल, बंदरगाह,
ये जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, एनर्जी सेक्टर है, जो आधारभूत क्षेत्र हैं, वो जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, लॉजिस्टिक पार्ट जिससे सामानों को लाना ले जाना आसान जितना ज़्यादा होगा, वो इकोनॉमी के ग्रो कराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसमें इन्वेस्टमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत क्षेत्र को डेवलप करने के लिए ग्रोथ कनेक्टिविटी, ग्रोथ कनेक्टर मीन्स वृद्धि को जोड़ने वाले जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनमें क्या क्या स्टार्ट किया है। जैसे हाई स्पीड रेल, यानी उच्च गति वाली रेलों को, जिससे कि सामानों को या लोगों को ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जा सके। तो उस प्रोजेक्ट के तहत मुंबई, पूना ये 7 जो है हाई स्पीड रेल शुरू की गई हैं। मुंबई से पूना, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, फिर चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी को जोड़ने वाले, यानी कहने का मतलब उत्तर और दक्षिण भारत और पूर्व और पश्चिम, इनको आपस में कनेक्टिविटी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट एक इसमें ये शुरू किया गया है। इसके अलावा सस्टेनेबल मूवमेंट ऑफ कार्गो, अब जो सामान जब हम भर के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसमें सस्टेनेबल लगाने का मतलब आमतौर पर हम ट्रकों का प्रयोग करते हैं, और ट्रक चूँकि डीजल बेस्ड होते हैं, फ्यूल में कार्बन एमिशन ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे हैवी ट्रक्स जिनमें कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है, तो इसकी बजाय हम ऐसे साधनों को ज़्यादा प्रमोट करें जिससे कार्बन एमिशन भी कम हो और इको फ्रेंडली भी हो। इसके लिए इस बार सरकार ने जो है सस्टेनेबल मूवमेंट कार्गो एक डेवलप करने के लिए डंकुनी सूरत मालवाहक गलियारे का विकास, ये एक फ्रेट कॉरिडोर, मालगाड़ी जो जाती हैं उनके लिए एक अलग गलियारा बनाने का, और वो गलियारा जो बनाने की बात कही गई है वो डंकुनी, यानी डंकुनी पड़ता है वेस्ट बंगाल, WB वेस्ट बंगाल से, और इसको जोड़ेगा कहाँ तक, सूरत तक। तो ये लगभग 2100 किलोमीटर का एक फ्रेट कॉरिडोर, यानी मालगाड़ी का एक गलियारा बनाया जा रहा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि कई ईस्टर्न साइड के जो राज्य हैं जैसे वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इन क्षेत्रों में जो रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई इधर से इधर आसान होगी वेस्टर्न साइड में, और इधर जो मैन्युफैक्चरिंग हब होते हैं जैसे सूरत की साइड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं, इसके अलावा जो डायमंड इंडस्ट्री हैं उनके इधर से उधर ट्रांसफ़र, तो एक दूसरे के क्षेत्र में इस तरह आसानी से आवागमन, सामानों का लॉजिस्टिक सपोर्ट जो मिलेगा, वो ये महत्वपूर्ण गलियारे की एक योगदान कहा जा सकता है। तो अगले 5 साल में साथ ही NW नेशनल वाटरवेज 20 नेशनल वाटरवेज को डेवलप करने की इसमें बात की गई है, और परिवहन ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी को बढ़ाना, और 2047 तक कोस्टल जो नेविगेशन है हमारा कोस्टल वाला, उसमें 6% से बढ़ाकर 12% करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। तटीय नौवहन, इसी तरह सी प्लेन BGF योजना के अंतर्गत स्वदेशी सी प्लेन का निर्माण। तो ये ओवरऑल हम देख रहे हैं कि मूवमेंट जो हम करते हैं, कार्गो मूवमेंट जिसमें सामान भर के एक जगह से दूसरे स्थान तक जाता है, उसको आसान करने के लिए सरकार ने सस्टेनेबल मूवमेंट ऑफ कार्गो, ऐसे मूवमेंट प्रोविज़न जिसमें पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद सेकंड कर्तव्य, मतलब दूसरा कर्तव्य क्या है, तो मैंने बताया था भी कि युवाओं की इच्छाओं को पूरा करना है, लोगों की इच्छाओं को भी पूरा करना है, और साथ ही साथ देश के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें एजुकेशनल, उनकी हेल्थ और उनकी स्किल्ड पर भी फोकस करना है। तो इसके लिए सरकार ने ख़ास तौर पर जो आज की नीड है, वर्तमान नीड को देखते हुए, जिसमें हम एक सेक्टर देख रहे हैं जो कंटेंट क्रिएशन, मतलब लोग कंटेंट के लिए जगह जगह आप देख रहे हैं यूट्यूब और इस तरह से नई नई अपनी आर्ट को एक्सप्रेशन करने का तरीका है। हम अपनी कल्चर को, अपने देश की जो संस्कृति है उसको ग्लोबली पॉपुलराइज करने में ये बड़ा योगदान करता है। किस चीज़ का, जिसमें ये डिजिटल फॉर्म से जो हम बनाते हैं, जैसे मैं खुद एक वीडियो बना रहा हूँ, तो ये भी एक तरह का इसी का पार्ट है, डिजिटलाइज फॉर्म। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए सरकार चाहती है कि लोग गेमिंग सेक्टर में अपना जैसे रोज़गार डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए गेमिंग तकनीक जो कैसे प्रमोट की जाए, उसको कैसे वो स्किल्ड बने, उसके लिए ऐसे अपनी आर्ट कल्चर क्रिएटिविटी को बढ़ाना है। तो मुंबई में इसका एक संस्थान है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी।
स्पेशली सरकार उसको प्रमोट कर रही है कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग एंड कॉमिक्स एंड कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना, वहाँ पर एक बढ़ावा दी जाएगी, इसको सहायता दी जाएगी। इसके लिए कंटेंट क्रिएशन के लिए एनिमेशन, जो फिल्म इंडस्ट्री वाले जो फिल्म बनाते हैं तो उसमें एनिमेशन या कार्टून वगैरह, ये सब कॉमिक्स हैं, कहानी स्टोरी हैं, गेमिंग हैं, इनके लिए लोगों का रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो आज की ज़रूरत के हिसाब से और इसी को नाम दिया गया ऑरेंज इकोनॉमी। तो जब भी आपको ये वर्ड पूछा जाए कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, तो आप बताएंगे कि जो आर्ट और कल्चर है और उसको जो हम एक्सप्रेस करते हैं डिजिटल माध्यम से, तो उसको ग्लोबली कैसे पॉपुलराइज, अलग अलग तरीके से लोग क्रिएटिविटी के द्वारा दिखाते हैं चीज़ों को, तो उसी को कहते हैं हम ऑरेंज इकोनॉमी। तो आजकल इसका भी एक जैसे गिग इकोनॉमी एक वर्ड है, जो हम इनको जो मतलब टेम्परेरी जो रोज़गार करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, जो जोमेटो, स्विगी और ये इस तरह के बहुत सारे आपने देखे होंगे, तो ये गिग इकोनॉमी का पार्ट कहा जाता है। वैसे ये एक ऑरेंज इकोनॉमी है। खेलो इंडिया मिशन, जैसे कि खेल को, प्रतिभाओं को उभारना, देश की खेल प्रतिभा जो भी बहुत सारी, और साथ ही खेल क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसमें परिवर्तन लाने के लिए इसमें फोकस किया गया है। तीसरा जो अगर हम कर्तव्य की बात करते हैं, थर्ड कर्तव्य, सबका साथ सबका विकास, यानी विकास को हर परिवार के घर तक पहुंचाना। तो इसके लिए सरकार ने एक भारत विस्तार नाम से, विस्तार को हम फुल फॉर्म में देख सकते हैं, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्स, यानी अगर कृषि भारत की बैकबोन है, इकोनॉमी की बैकबोन कही जाती है, और एक भारत का सबसे बड़ा वर्ग जो है कृषि से ही रोजगार पाता है, तो इसीलिए कृषि को हम चाहते हैं कि आधुनिक तकनीकों से जोड़ें और किसान को जो समय से सूचना मिले, एआई टेक्नोलॉजी उसमें उसको पहुंचाना और उससे जागरूक करना, जिससे कि वो सही समय पर अगर आंकड़े लेगा, उसको डाटा मिलेंगे मौसम के बारे में, तो वो अपनी फसल का अच्छा उत्पादन ले सकता है। तो उसके लिए, और वुमेन इन स्टेम, स्टेम STEM, बिग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में स्पेशली गर्ल्स को प्रमोट करने के लिए, छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर ज़िले में एक रखा गया है कि हर ज़िले में एक हॉस्टल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। जैसे कि आजकल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यूपी का एक आपने महत्वपूर्ण सुना होगा, तो बाबा योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस योजना को तो बहुत पहले शुरू किया था 2018 में लगभग, जहाँ तक मेरा डाटा थोड़ा बहुत मिस हो सकता है, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट एक जिला एक उत्पाद योजना, अब उसी का एक नया रूप, चूँकि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 24 जनवरी को, तो 24 जनवरी 2018 को ODOP शुरू किया गया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो इसी बजट में इस बार बजट से पहले 24 जनवरी 2026 को जब उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो एक और स्कीम लॉन्च की, वन डिस्ट्रिक्ट वन कजीन। कजीन होता है खान पान वाली चीज़ें, कि हर ज़िले का एक कोई न कोई खान पान होगा जो उसको हमें ग्लोबली पॉपुलर करना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस जो उसकी पहचान है खाने की। जैसे आगरा, हम जैसे आगरा में रहते हैं तो आगरा पैंठे के लिए जाना जाता है, तो इसको ग्लोबली पहचान दिलाना, तो इस तरह से उसका नाम रखा है वन डिस्ट्रिक्ट वन कजीन। तो इसी तरह से यहाँ कह सकते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लड़कियों के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस तरह से 3 महत्वपूर्ण कर्तव्य इस बार के बजट में रखे गए हैं। लेकिन बजट में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये तो हो गए मेन 3 कर्तव्य, साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है वो होता है, एक तो इनकम टैक्स का स्लैब में क्या बदलाव हुआ है। तो इस बार के बजट में अगर आप देखेंगे तो जो टैक्स पैटर्न था इनकम टैक्स का, आयकर का, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है, पुरानी व्यवस्था को ही जारी रखा है। 12 लाख रुपए तक की इनकम वालों को इन्होंने 0 टैक्स रेट में डाल दिया है, मतलब उनको छूट दी गई है कि जिनकी कमाई अगर वर्ष में 12 लाख रुपए तक होती है तो लगभग 60,000 के करीब जो टैक्स बनता था उनका,
उसको रिबेट दी गई है, मतलब छूट दी गई है। दूसरा, अगर 12 लाख से ज़्यादा होती है तब उन पर कौन सा टैक्स स्लैब काम करेगा, तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि 0 से 4 लाख, यानी 0 से 4 लाख तक का जो टैक्स स्लैब होता है, 0 से 4 लाख, उसमें 0%, मतलब इसमें उसको टैक्स नहीं देना है। दूसरा, अगर 4 लाख प्लस होगा, जैसे ही 4 लाख प्लस उसकी इनकम होगी, कहाँ तक जाती है, 8 लाख तक, तो ये टैक्स के दायरे में इनकम आ जाएगी, तो उसमें 5%। अब इसको हम 4 का टेबल इनकम टैक्स में चलना है, आय वाले में, और टैक्स में जब देखेंगे हम स्लैब में, तो उसमें 5 के टेबल को लेके चलना है। तो इधर 10 होगा, 10%, तो ये हो जाएगा 8 से लेकर के 12। फिर इधर 15 होगा, तो ये हो जाएगा 12 से लेकर के 12 लाख से लेकर के 16। फिर इधर 20 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16 से 20 लाख। इधर हम 25 करेंगे, 25% टैक्स स्लैब, तो ये हो जाएगा 20 से लेकर के 25, 24 लाख। यानी 24 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो आप कौन से टैक्स स्लैब में आ जाएंगे, 25% में। लेकिन टैक्स निकालने का तरीका पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जैसे एक व्यक्ति मान लो 24 लाख कमाता है, तो उसका डायरेक्ट 24 लाख में 25% नहीं लगता, कि उसका शुरू में 4 लाख रुपए माइनस कर दिए जाएंगे जिस पर कोई टैक्स नहीं होगा। 4 लाख के बाद अगले 4 लाख पर हम कितने लगाएंगे, 5%। फिर अगले जो बढ़ेंगे 4 लाख उस पर लगाएंगे 10। ऐसे करते करते हम लाएंगे टैक्स स्लैब, तब बनता है वो टैक्स। और इसके बाद जैसे ही 24 लाख से ऊपर जाएगी, तो मीन्स उसकी इनकम हुई 24 लाख प्लस, तो टैक्स स्लैब कौन सी हो जाएगी, 30। यानी कहने का मतलब एवं 24 लाख, 24 लाख से ज़्यादा कमाई होने पर 24 लाख प्लस होती है, तो वो बंदा 30% के टैक्स स्लैब में आ जाएगा। अब वो 50 लाख कमाए, 1 करोड़ कमाए, 5 करोड़ कमाए, उसको टैक्स स्लैब कितना है, ये। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा इसमें समझने की जो बात आती है, वो हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट देखो, कि सरकार को जो पैसा आता है और सरकार को जो खर्चा होता है, उसका किस किस सेक्टर का कितना परसेंटेज है, मींस कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा योगदान करता है। तो सबसे पहले सरकार को टोटल जो रिसिप्ट होती हैं, कुल प्राप्ति, जैसे मान लेते हैं 100 पैसे या 1 रुपये, उसमें किस सेक्टर को कितना। तो पहला, अगर मैं इसमें कहूँ कि रुपीज़ कम्स फ्रॉम, यानी रुपया जो आता है सरकार के पास, उनमें 24%, मीन्स छोटा होने की वजह से आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि 24% सरकार को कुल प्राप्ति में, मीन्स 24 पैसे उसको मिल रहे हैं उधारी से। यानी 100 रुपये में से जो 100 रुपये सरकार पे आते हैं या 100 पैसे सरकार पे आते हैं, तो 100 पैसे में से 24 पैसे बोरिंग के थ्रू आते हैं, बचे हुए 76। तो 76 में सेकंड नंबर, यानी अगर हम सेकंड नंबर पर लें 24 के बाद, तो सेकंड नंबर पे हमारा है टैक्स। तो कौन सा टैक्स सरकार को सबसे ज़्यादा कमा के देता है, तो टैक्स रेट में अगर हम देखेंगे तो इनकम टैक्स दूसरे नंबर पर जो आपका आयकर है, उसका योगदान है 21%, यानी 21 पैसे। 100 पैसे में से 21 पैसे कौन दे रहा है सरकार को, इनकम टैक्स। अब तीसरे नंबर, क्योंकि हमें क्रम से तीन सेगमेंट तो पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि तीसरे नंबर पर आयकर के बाद देख सकते हैं थर्ड पोजीशन पे है एक दूसरा इनकम टैक्स का ही रूप है वो, लेकिन एक इंडिविजुअल व्यक्ति पे लगता है, और एक कंपनी जो प्रॉफिट करती हैं, कंपनी जो अपना कमाती हैं, उसका जो प्रॉफिट होता है उस पर लगता है प्रॉफिट पर, तो उसे कहते हैं हम निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स। यानी ये भी एक तरह से एक कंपनी के प्रॉफिट पर, डिविडेंड पर लगने वाला टैक्स निगम कॉरपोरेट टैक्स, और एक व्यक्ति की कमाई पर लगने वाला, तो इन दोनों को सेकंड एंड थर्ड, इसका योगदान 18% है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि जो टैक्स सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, जिसको सरकार ने कई टैक्सों को मिला के एक टैक्स बनाया, वन टैक्स वन नेशन के तहत, उसका नाम है जीएसटी। तो जीएसटी सरकार को कितना कमा के देता है? तो अगर हम टोटल 100 पैसे में से जीएसटी का क्रम देखें तो जीएसटी कमा के देता है सरकार को 15 पैसे। मीन्स जीएसटी का योगदान 15% बनता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं जीएसटी या अदर टैक्स, बल्कि 15 से कम ही होगा क्योंकि इसमें 15 में जीएसटी के साथ और भी टैक्स भी इन्वॉल्व हैं। तो खैर, आयकर और निगम कर के बाद थर्ड नंबर पर हम जीएसटी को रख सकते हैं कि तीसरा जो टैक्स बनता है वो कमाने में, सरकार को इनकम देने में जीएसटी है। जीएसटी के बारे में हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। क्या बात? कि पहले ये जीएसटी की शुरुआत कब से हुई? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी का जो एक्ट है वो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था 2016, उसके तहत इसको लाया गया था। और ये 2017 यानी 2017 से ये टैक्स लागू होता है। मंथ जैसे 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था। अब इस टैक्स की जो दरें थी उस समय जब ये लागू किया गया था तो इसमें 0% यानी कुछ वस्तुएं ऐसी जिनको टैक्स नहीं लगेगा, दूसरी 5%, 12%, 18% और 28% इस तरह से दरों को तय किया गया था, जिससे कि जैसे जैसे रिच लोगों की ज़रूरतें हैं उसी हिसाब से उनकी टैक्स रेट बढ़ाए, और जो बेसिक नीड्स वाली हैं, जो आम लोगों की, कॉमन पीपल की ज़रूरत है, उन पर टैक्स की दरें जीएसटी में कम रखी जाती थी। लेकिन अभी 2025 में सरकार ने इसमें एक बड़ा बदलाव किया इन दरों में, कि सरकार ने इसमें से दो रेट्स, एक 12% और दूसरी 28%, उसको इसमें से अलग कर दिया। अब इसमें केवल 0% जो कि ऐसी सामान जिन पर टैक्स नहीं लगता उसे 0% कहते हैं, जैसे जो खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं, बेसिक आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं, खाद्य सामग्री या कुछ लाइफ से जुड़ी हुई दवाएं महत्वपूर्ण हैं, उनको 0% में। कुछ चीज़ें जिन पर रखा गया 5%, 0%, फिर दूसरा 5%, एसेंशियल गुड्स इसमें भी आती हैं 5%, फिर तीसरा जो है 18%, यानी 12% के स्लैब को उठा दिया इन्होंने, तीसरा रखा 18%। तो 18% में कुछ स्टैंडर्ड रेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल वगैरह जो हम खरीदते हैं, रेफ्रिजरेटर है, इनको हम 18% में, और चौथी जो है इन्होंने 28 वाली उठा करके सीधे 40%। अधिकतम जीएसटी की जो स्लैब है, लग्जरी जो आइटम्स होते हैं उनको रख दिया कितने में? 40%। तो इस तरह से ये इसमें लग्जरी आइटम के साथ साथ तंबाकू, सिगरेट, इनको भी, चूँकि ये तो आप जानते ही होंगे कि एल्कोहल इसके दायरे में नहीं आता है, मींस वाइन जो है अभी राज्य सरकारों के उसमें है, तो इसको भी जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन टोबैको प्रोडक्ट जो हैं वो इसमें आते हैं, टोबैको, सिगरेट, तो इसलिए उनको 40% की कैटेगरी में रखा गया जीएसटी। तो ये एक महत्वपूर्ण इसमें बदलाव किया गया। तो इस तरह इस बजट की ये मैंने आपको कुछ खास बातें बताई जो कमिंग एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। और साथ ही मैं धीरे धीरे करके इसमें और भी चीज़ें दूसरे, जैसे उत्तर प्रदेश का बजट के बारे में मैंने हल्का डिस्कशन किया था कि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसका साइज़ अगर राज्यों से कंपैरिजन करें तो लगभग 30 लाख करोड़ की है। अगर हम सबसे लीडिंग स्टेट मानते हैं जिसका जीडीपी, जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, उस मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर आता है जिसकी जीडीपी, जीएसडीपी का साइज़ सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है जिसका जीएसडीपी का साइज़ 30 लाख करोड़ का है। तो जिस तरह केंद्र का बजट रखा जाता है उसी तरह राज्य सरकारें अपना अपना बजट रखती हैं। उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने 11 फरवरी को बजट रखा था। तो यूपी के बजट का साइज़ लगभग 9 लाख करोड़ के आसपास है, 9.12 के आसपास साइज़ है। लेकिन भारत सरकार के बजट का जो साइज़ है वो लगभग 53.5 लाख करोड़ का है। तो अंतर तो रहेगा ही पूरे देश के बजट और कहाँ एक स्टेट का बजट उत्तर प्रदेश का, तो ये है।
इस बजट से जुड़ी हुई जो मैंने आपको इस बार का राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय और कितना सरकार को राजस्व प्राप्ति कहाँ से होती है, जो मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में, आप मेरा पिछला ये वीडियो जो बजट का उसमें देख सकते हैं, जिसको मैंने लाइव स्ट्रीम भी किया था, लेकिन चूँकि तकनीकी अभी थोड़ी समस्या है तो उस वजह से मैं इसको वीडियो के डायरेक्ट माध्यम से आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। तो ऐसे ही आगे हम एक नया टॉपिक्स के साथ फिर से एक शुरू करेंगे, और मैं एवरी सैटरडे जो करंट अफेयर्स का ये रखा हुआ हूँ, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये करंट अफेयर्स है वो मैं इसके माध्यम से तुम्हें पहुँचाता रहूँ और आपको आगे एग्ज़ामों में इसका बेनिफिट मिलता रहे।